Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 2 of Indian economics. In this session, basically we'll be talking about the fundamental issues of Indian economy. Various topics to be covered in this session are economic growth, growth rate, economic development, sustainable development, quality of life, indicators of development, Indian economy at the time of independence. So now let's get started. First of all, what is economic growth? Now, economic growth can be defined as a sustainable increase in the output of goods and services in an economy over a period of टाइम. सो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम एक इंक्रीज मान सकते हैं जब भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है, दैट इज़ कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ जितने भी आउटपुट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, उसको हम यूजुअली मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीडीपी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? बेसिकली इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. एक पर्टिकुलर साल में, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में विद इन द टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ बेसिकली द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जब भी हम वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, उसको हम जब मेजर करते हैं एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज़ यूजुअली टर्म्ड एज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अगर मार्केट वैल्यू पे उसको मेजर किया जाता है, दैट इज़ जीडीपी एट मार्केट वैल्यू. नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ, जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इट इज़ बेसिकली एक्सप्रेस्ड एज एन इंक्रीज इन द इकोनॉमीज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. जब भी एक इकोनॉमी में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज होता है, तभी एक कंसीडर किया जाता है कि वो पर्टिकुलर इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है. नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, इट इज़ पर्टिकुलर इफ सपोज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज़ ग्रेटर इन अ पर्टिकुलर ईयर देन इट इज़ इन द प्रिसीडिंग ईयर, इट इज़ द केस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब एक प्रिसीडिंग ईयर में, फॉर एग्जांपल 2009 में जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट था, 2010 में उससे ज़्यादा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. इन दैट केस वी विल कंसीडर कि वो जो पर्टिकुलर इकोनॉमी है दैट इज़ ग्रोइंग इकोनॉमिकली, उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. When we compare GDP of 2 years, we must take the real GDP and not the nominal GDP. So this was all about the economic growth. Now, what are the various features of economic growth? First, increase in the real GDP or real per capita GDP. ऐसा हमने अभी लास्ट साइड में डिस्कस किया है कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, बेसिकली इट इंक्लूड्स द इंक्रीज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर रियल पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्रीज़ होना चाहिए. नॉमिनल जीडीपी का इंक्रीज़ होना हम इकोनॉमिक ग्रोथ में कंसीडर नहीं करते. देन इन ऑर्डर टू नो इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस टेकन. जैसे हमने अभी बात की थी कि जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे कंसीडर किया जाता है वाइल वी आर एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. इन द सेम वे इकोनॉमिक ग्रोथ तभी एस्टिमेट किया जा सकता है अगर जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइस पे लिया गया है. देन राइज इन जीडीपी शुड बी सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, वी विल नॉट कंसीडर इकोनॉमी ग्रोइंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एक इकोनॉमी तभी ग्रो कर सकती है अगर जो जीडीपी है इट इंक्रीजेज फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो कुछ एक लॉन्ग पीरियड तक इंक्रीज होता रहे, राइज होता रहे जीडीपी में, तभी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है. नाउ व्हाट इज ग्रोथ रेट? नाउ बेसिकली ग्रोथ रेट किस रेट पे इकोनॉमी ग्रो कर रही है. अब ग्रोथ रेट को हम डिफरेंट टू तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं. एक हो सकता है एब्सोल्यूट टर्म्स, एक हो सकता है रिलेटिव टर्म्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एब्सोल्यूट टर्म्स? नाउ द टोटल डिफरेंस बिटवीन जीडीपीज ऑफ 2 years इज टर्म्ड एज ग्रोथ इन एब्सोल्यूट टर्म्स. बेसिकली जब हम 2 years के बीच का डिफरेंस निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ग्रोथ ऑफ जीडीपी निकालना है इन एब्सोल्यूट टर्म्स, हम एक पीरियड का जीडीपी लिखेंगे एंड वी विल सब्ट्रैक्ट दैट जीडीपी फ्रॉम द previous year's GDP. That will give you the absolute terms growth rate.
नाउ सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें कि 93-94 में जो प्राइजेस थे इंडिया का जीडीपी जो था दैट वाज नियर अबाउट 12 लाख करोड़ रुपीस, बट वेयर एज द नेक्स्ट ईयर इट वाज 12 crore 66 lakhs rupees. So accordingly we will be subtracting the difference between both the years so that we can get the growth rate at absolute terms. Now what is the relative term growth rate? When we estimate relative change in GDP between two periods, it is termed as growth in relative terms of growth rate. जब भी हम दो different years के relative change को देखते हैं in terms of GDP, it is usually known as relative terms of growth rate. For example, अगर हम growth rate निकाल रहे हैं particular एक साल का, when we will be taking the difference and dividing the difference between two financial years growth rate, अगर हम उस rate को divide कर देते हैं base year के growth rate and multiply by 100, then will give us the growth rate in relative terms. हम एक comparison में कितना increase हो गया है जब उस growth rate की बात करते हैं, that is basically the relative terms of growth rate. Then the causes of negative growth rate. Now नेगेटिव ग्रोथ रेट एक इकॉनमी जो है ग्रो नहीं कर रही, इट इज़ पॉसिबल दैट इन सर्टेन ईयर्स जीडीपी डिक्लाइन करने लग जाए. अगर ऐसा होता है इट इज़ द केस ऑफ नेगेटिव ग्रोथ रेट. अब नाउ वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इकॉनमी जो है डिक्लाइन करने लग जाती है. नाउ देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रीजंस. फर्स्ट आर नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द इकॉनमी. इकॉनमी के पास रिसोर्सेज हैं, दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो, बट वो जो रिसोर्सेज हैं इधर दे आर बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड और मे बी दे आर नॉट यूटिलाइज्ड. सो इन दैट केस इकॉनमी के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया जा रहा. इकॉनमी का जितना जो पोटेंशियल है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली बीइंग यूटिलाइज्ड. In that case, economy will not grow. Then, effects of adverse conditions in other countries of the world because of too much dependence on external trade. कई बारी कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ दूसरी कंट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं. अगर कुछ दूसरी कंट्रीज़ में ऐसे एडवर्स कंडीशंस हो गई, कुछ प्रॉब्लम, सपोज अगर इंडिया जो है मे बी इंडिया इज़ डिपेंडेंट टू सपोज लेट से अमेरिका फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स. अब नाउ अमेरिका में सपोज टेररिस्ट अटैक हो गया या फिर वहाँ पे वॉर शुरू हो गया, इन दैट केस इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन अमेरिका. अगर अमेरिका में वो चीज़ें नहीं मिल रही जो इंडिया को चाहिए, फाइनली इंडिया विल ऑल्सो सफ़र. Then situations of drought due to failure of monsoons. A country like India, बहुत ज़्यादा इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर बड़ा है. बेसिकली आर इज द एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी. नाउ एग्रीकल्चर टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन मानसून्स. अब अगर मानसून्स ही नहीं होंगे दैट विल रिजल्ट इन टू द ड्रॉट. नाउ फाइनली इसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर जो है इतना अप टू द मार्क नहीं हो पाएगा. एंड इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में जो आउटपुट है, जो जीडीपी है, वो डिक्रीज होने लग जाएगा. Then slackness in industrial production due to lack of capital and power supply and low level of technology. Slackness basically it means कि जो industrial production है वो किसी reason से नहीं हो पा रही है. हो सकता है capital की कमी हो, या हो सकता है supply up to the mark ना हो, या फिर हो सकता है technology जो है वो बहुत low level की हो. So in any of the cases अगर industrial production भी नहीं हो रही है, even in that case growth rate will decline. Now, what is economic development? Now, it is a process whereby the real per capita income of a country increases over a long period of time, along with structural institutional changes and also improvement in the distribution of material welfare. So, basically, economic development वो process है जिसमें real per capita income एक particular country का वो बहुत लंबे period तक बढ़ता ही रहता है, सो दैट स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी आ जाए और जितनी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, इफ़ इट इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस, ओनली इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नाउ टिल 1960s जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह ही यूज़ किया जाता था, बट नाउ इट इज़ लाइक टू डिफरेंट टर्म्स. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कहते हैं कि इट इज़ द ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंज इन सर्टेन वेरिएबल्स ऑफ द मटेरियल वेलफेयर. हम नॉर्मल टर्म्स की बात करें, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नथिंग बट द इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर उसमें प्रोग्रेसिव चेंज को भी ऐड कर दिया जाए देन इट विल बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
Then what are the various dimensions of economic development? First, economic development is a process of structural change. Now, structural change होते क्या है basically? Structural change means the change in the relative importance of different sectors with regard to the composition of production and employment in the economy. Then it basically means structural change का basic meaning ये है कि अगर जो different sectors हैं economy में अगर उनकी importance बदल जाए due to the composition of production and employment which they are providing, in that case it will be considered as structural change. So basically इसमें दो चीज़ें involved हो गई. First, the change in occupational structure, other is contribution of that particular sector. Now change in occupational structure का means होता है, it basically means change in the distribution of working population in different sectors of the economy. जितनी भी working population है different sectors of economy में अगर वो change हो जाए, that is basically the change in occupational structure. It is general experience that as development take place, जो प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेक्टर में चेंजेस आते हैं. जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है स्पेशली इन दो सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नोटिस किए जाते हैं. बेसिकली देयर इज़ अ राइज इन द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लेबर फोर्सेस टू एग्रीकल्चर लेबर फोर्सेस विच इंड्यूसेस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो अब सेकेंड एस्पेक्ट इन्वॉल्व है इन स्ट्रक्चरल चेंजेस इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन GDP. नाउ द कॉन्ट्रीब्यूशन सपोज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है या फिर टेरिशरी सेक्टर है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है जिससे GDP इंक्रीज़ हो रहा है. दिस इज़ बेसिकली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन GDP. नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है विद द स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा हो इन फेवर ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. उसी केस में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसीडर करते हैं. Then it is closely related with institutional changes and technological improvement. Now economists जो हैं all over world they observe कि structural changes जो हैं वो fully explain नहीं कर सकते the phenomenon of economic development in the countries of the world. Hence एक दूसरा aspect इस पिक्चर में आया that was basically the institutional changes and the technological improvement. Now इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द चेंज इन सोशो कल्चरल सिस्टम. एक इकोनॉमी का सोशो कल्चरल सिस्टम कैसा है, सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है उस इकोनॉमी में, दैट इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूशनल चेंज. उसके बाद एटीट्यूड कैसा है लोगों का, ट्रेडिशंस किस तरह के फॉलो होते हैं इकोनॉमी में, इवन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज. देन the emergence of new economic institutions especially in the field of finance and the capital market. अगर हम फाइनेंशियल या कैपिटल मार्केट में अगर कोई नए इंस्टीट्यूशंस हैं जो इमर्ज हो रहे हैं, इवन दैट केस इट इज़ द केस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. या फिर अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है इन लीगल, ब्यूरोक्रेटिक या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इवन इन दैट केस इट इज़ कंसिडर्ड एज इंस्टीट्यूशनल change. Now what are the technological improvements? Now basically technological improvement is जब कोई अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, now new technology has came into the picture and you are now using the new technology. Now अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट कैन नॉट बी सस्टेन्ड अगर एक प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी फाइनली कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी के यूज़ से ही इंक्रीज़ होगी. और जितनी प्रोडक्टिविटी या कैपेसिटी इकोनॉमी की इंक्रीज़ होगी उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. सो फाइनली इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. देन द थर्ड डायमेंशन इज इट इंक्रीजेज द वेलफेयर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो वेलफेयर कैसे इंक्रीज़ कर सकता है. नाउ एक्सपीरियंस जितने इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है दे हैव कंक्लूडेड कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकती लेवल्स ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर मासेस. सो इकोनॉमिस्ट ने ये रीडिफाइन किया कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन द रिडक्शन. दे रीडिफाइंड कि अगर रिडक्शन हो रही है पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, अनइक्वालिटी की एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, ओनली देन दैट इकोनॉमी विल बी कंसीडर्ड एज इकोनॉमिकली डेवलप्ड. सो बेसिकली इट मीन्स कि अगर जो हमने जो स्टार्टिंग के दो डायमेंशंस पढ़े हैं अगर ये दो डायमेंशंस ट्रू भी हैं, इवन इन दैट केस ज़रूरी नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंड्स की या फिर जो अपलिफ्टमेंट है पुअर की, पुअर मासेस की, रिडक्शन ऑफ
पावर्टी ज़रूरी नहीं है, ये सब भी इन 2 फैक्टर्स के रिजल्ट होंगे. सो व्हाट इकोनॉमिस्ट डिड, दे कंक्लूडेड कि अगर कुछ ऐसा इकोनॉमी में हो रहा है जिससे पॉवर्टी भी रिड्यूस हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रही है, अनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है, ओनली देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी. इकोनॉमी डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं, बेसिकली इसमें ना मटेरियल वेलफेयर इंक्लूड होता है, स्पेशली पर्सन्स विद द लोएस्ट इनकम. वो सारे लोग जिनकी लोएस्ट इनकम है, अगर इफ़ दे आर गेटिंग एनी इम्प्रूवमेंट इन द मटेरियल वेलफेयर, then it will be considered as an economic development. Then sustainable development. Now sustainable development, it basically means the development that meets the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. So basically sustainable development कब होती है, जब एक particular economy में जो present generation है उनकी demands को fulfill करने के लिए एफ़र्ट्स लिए जाते हैं और इस तरीके से वो उनकी डिमांड्स फुलफ़िल किए जा रही हैं जिससे जो आने वाली फ्यूचर की जनरेशन है उनकी नीड्स पे कोई फ़र्क ना पड़े. बिकॉज बेसिकली जब हम आज की इकोनॉमी की बात करते हैं, इनमें 2 चीज़ें हैं, मेजर कंसर्न हैं जो इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट, जितना भी वेस्टफुल और लग्जूरियस कंजम्पशन स्टाइल है इन डेवलप्ड कंट्रीज़, then large sizes and rapid rise in the population. So all those people who are currently living in a particular economy, they are wasting the resources, plus population is also increasing at a very fast pace. So finally क्या होगा, जो future generation है उनके लिए शायद इतने resources नहीं बचेंगे. So basically sustainable development means ऐसे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना जिससे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी कोई नीड्स में फ़र्क ना पड़े. दिस इज़ बेसिकली दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो बेसिकली ये एड्रेस करता है इंटर जनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी को. नाउ व्हाट इज़ इंटर जनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशन? इंटर जनरेशन 2 जनरेशन के बीच में एक इक्वालिटी होनी चाहिए, प्लस इंट्रा जनरेशन एक जनरेशन में ही जितने लोग हैं उनके बीच में भी इक्वालिटी इक्विटी होनी चाहिए. सो वी कैन conclude that it enables all the generation, चाहे वो present हो या फिर future हो generation हो, कि वो best utilize कर सकें जितनी potential capabilities हैं एक economy में. Sustainable development का जो concept है बेसिकली डिपेंड करता है ऑन अ बिलीफ दैट नेक्स्ट जनरेशन डिजर्व्स द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द सेम वेल बीइंग दैट वी नाउ एंजॉय. जो सारी प्रिविलेजेस हमें आज एक इकोनॉमी में मिल रही हैं, फ्यूचर जनरेशन को भी पूरा राइट है कि वो सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय कर सकें. सो दैट इज़ हाउ वी शुड यूटिलाइज रिसोर्सेज इन सच अ वे कि जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनको भी सारे रिसोर्सेज ईजिली मिल सकें. दिस इज़ बेसिकली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करते हैं रिसोर्सेज, अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करते हैं रिसोर्सेज को सो दैट फ्यूचर जनरेशन को यूटिलाइज ना कर पाए, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देन व्हाट आर द मेन, लाइक वी हैव डिस्कस कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. नाउ देयर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है इन केस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि जो प्रेजेंट नीड है जनरेशन की और जो फ्यूचर नीड है उन दोनों के बीच में इक्विटी होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए. देन इट एम्फसाइजेज द डिस्ट्रीब्यूशनल इक्विटी. चाहे हम इंटर जनरेशनल की बात करें या फिर इंट्रा जनरेशनल की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशनल इक्विटी होनी चाहिए दोनों के ही बीच में. ह्यूमन कैपिटल को प्रिजर्व करना, फिजिकल कैपिटल को प्लस नेचुरल कैपिटल को प्रिजर्व करना, दीज 3 थिंग्स आर द मेन फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देन जो भी कॉस्ट है डेवलपमेंट की, पर्टिकुलरली इन्वायरमेंटल अगर लॉस हो रहा है, उन सब चीज़ों का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए. Then comes the quality of life. Now the concept of quality of life can be defined as the sense of well-being among the people. So basically quality of life कब होती है, जब जो normal well-being है लोगों में वो अगर हो, that is the quality of life. Now quality of life is comparatively the new concept as compared to all of the type of development which we have been studying as of now. Now quality of life किस तरीके से हो सकती है? हो सकता है देयर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर या फिर गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं. उस केस में हम कंसीडर करते हैं दैट देयर इज़ अ गुड क्वालिटी लाइफ. देन अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ या सिक्योरिटी एक पर्टिकुलर पर्सन की,
देन अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं वेल बींग्स को, कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक जेंडर या फिर कास्ट या क्लास के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही, इवन दैट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, इक्वालिटी और मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स. देन ह्यूमन फ्रीडम दी जा रही है. नाउ दैट फ्रीडम कुड बी ऑफ लाइक पॉलिटिकल फ्रीडम हो या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की फ्रीडम है या फिर इक्वालिटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है. एनी सॉर्ट ऑफ फ्रीडम विल बी इंक्लूडेड इन क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ. नाउ व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अब तक डिस्कस किया है कि इकोनॉमी डेवलपमेंट होता क्या है. नाउ वी विल बी कंसीडरिंग ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी डेवलप कर रही है या फिर नहीं. हम डेवलपमेंट को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इज़ पर कैपिटा इनकम. नाउ व्हाट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल पर कैपिटा इनकम. Now when we talk about the per capita income, we usually take into the account NNP. Now per capita income को जब हम कैलकुलेट करते हैं, we can calculate NNP at FC and if we divide it by the country's total population, we can get the per capita income. सो बेसिकली पर कैपिटा इनकम जो होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है. वाई? बिकॉज देयर इज़ अ रैपिड राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. इंडिया जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है. सो वहाँ पे पॉपुलेशन का जो राइज है वो बहुत फास्ट पेस पे हो रहा है. सो इन दैट केस पर कैपिटा इनकम इज़ द राइट इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वाई? बिकॉज इसमें हम पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है उसको भी हम कंसिडर करते हैं. Then there is physical quality of the life index. Now what is the physical quality of life index? इसको हम PQLI भी बोलते हैं. Now per capita income की जब हम अभी बात कर रहे थे वो खाली एडिक्वेट नहीं है, उसे हम completely measure नहीं कर सकते the level of development. वो हमें complete picture नहीं देता डेवलपमेंट की पर्टिकुलर इकोनॉमी में. इसलिए इकोनॉमिक्स ने PQLI का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. नाउ द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस डी मॉरिस. बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस इंडेक्स उन्होंने एनालाइज किया ऐसे बहुत से फैक्टर्स UN कम्युनिटीज़ में जो यूज़ होते थे, यूनाइटेड नेशंस रिसर्च में जो यूज़ होते थे, एंड फाइनली ही सिलेक्टेड 3 डिफरेंट इंडिकेटर्स. फर्स्ट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज, देन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देन द बेसिक लिटरेसी रेट. नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज़ बेसिकली कि कितना लाइफ एक पर्टिकुलर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्टेड है कि वो इतने साल जी सकता है. दिस इज़ बेसिकली द पॉजिटिव इंडिकेटर. देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने इन्फेंट्स ऐसे हैं विच आर डाइंग बिफोर इवन गेटिंग द बर्थ. एंड देन द बेसिक लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट क्या है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में. नाउ PQL की जब हम बात करते हैं, सो बेसिकली जो ये तीनों इंडिकेटर्स हैं इनमें कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं और कुछ जो है नेगेटिव हैं. नाउ पॉजिटिव इंडिकेटर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट्स, ये दोनों जो हैं पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं. इन देयर केसेस द बेस्ट परफॉर्मेंस इज डिनोटेड बाय द मैक्सिमम एंड द वर्स्ट बाय द मिनिमम. अगर हम इकोनॉमी में अगर इंक्रीज हो रहे हैं ये दोनों, तो इट इज़ गुड फॉर एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी हमेशा हाई इंडिकेटर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट को अचीव करना चाहती है. देन देयर इज़ वन नेगेटिव इंडिकेटर ऑल्सो, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. नाउ बेसिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने ऐसे इन्फेंट्स हैं जो विच आर डाइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. नाउ दिस इज़ बेसिकली द नेगेटिव इंडिकेटर. इकोनॉमी हमेशा इसको मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करती है. देन वी हैव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कंसेप्ट था वो UNDP ने इंट्रोड्यूस हुआ था. UNDP इज़ बेसिकली द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब आई थी UNDP की 1990, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज द कंसेप्ट विच इमर्ज्ड देन. नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन की जो चॉइसेस का होराइजन है वो ब्रॉडन हो जाता है और उनका जो स्टेट है ऑफ वेलबींग वो राइज हो जाता है या फिर उसको अचीव कर पाते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रिंग्स टुगेदर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ एंड द एक्सपेंशन एंड द यूज़ ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़.
नाउ जो 4 डिफरेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो हैं प्रोडक्टिविटी. नाउ प्रोडक्टिविटी बेसिकली मीन्स कि कितने लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को, कितने लोगों की ज़रूरत होगी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए. देन दी इक्विटी. इक्विटी मीन्स कि हर एक पर्सन को, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं एक इकोनॉमी में, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. देन सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी बेसिकली मीन्स कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी होनी चाहिए एज वेल एज फ्यूचर जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी होनी चाहिए. देन एम्पावरमेंट. लोगों को हम डेवलप तो कर रहे हैं बट लोगों को फुल पार्टिसिपेशन भी देना चाहिए. दीज वर बेसिकली द 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. नाउ अगर हम HDI की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है. अगेन इसमें हम 3 चीज़ें कंसीडर करते हैं. फर्स्ट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, कितनी लॉन्ग और हेल्दी लाइफ है पर्टिकुलर पर्सनस की इकोनॉमी में. देन द एजुकेशनल अटेनमेंट एंड देन फाइनली रियल GDP पर कैपिटा. ऑल दीज थिंग्स विल बी कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नाउ देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. जैसे हमने अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की थी, दिस इज़ बेसिकली कि कितना वेल बीइंग है लोगों में. वील बी कैलकुलेटिंग द इंडेक्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ. बेसिकली इसमें 6 अलग अलग पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट होता है पर कैपिटा इनकम, देन दी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एट द बर्थ, देन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है, और पॉलिटिकल राइट का इंडेक्स क्या है, और सिविल राइट्स का इंडेक्स क्या है. ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. Then Indian economy at the time of independence. Now if we talk about the time of independence, ऐसी बहुत सारी problems थी जो इंडिया को उस टाइम फेस करनी पड़ती थी. Some of them are listed here. First, poor and stagnant economy. Now till the mid 18th century, Indian economy जो थी, it was at its top. बट स्लोली इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. जैसे ही ब्रिटिश रूल शुरू हो गया इंडियन इकोनॉमी में, ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल कोई भी मीनिंगफुल इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हुई थी कंट्री में. अब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हुई जिससे इकोनॉमी जो है डिक्लाइन होने लग गई इंडिया की. फर्स्ट वॉज द लो पर कैपिटा इनकम. जो बेस्ट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक कंडीशन का एक पर्टिकुलर नेशन में, वो है पर कैपिटा इनकम. अब कोई भी सिस्टमैटिक या रिलायबल डेटा अवेलेबल नहीं था इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए. सो एफर्ट्स वर मेड बाय द इकोनॉमिस्ट टू कलेक्ट द डेटा. तो जितने भी एस्टिमेट्स किए गए बिटवीन 1800 1947, उससे ये कंक्लूड किया गया कि जो लो पर कैपिटा इनकम वो बहुत ज़्यादा लो थी. नाउ नॉट ओनली द पर कैपिटा इनकम वॉज लो, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन थी इनकम की वो भी इनइक्विटेबल थी. ऐसा नहीं था कि सबको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी. कुछ लोगों को छोड़ के एवरीवन वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉवर्टी. सो इकोनॉमी जो थी बहुत लो का पर कैपिटा इनकम था उसमें. देन देयर वॉज डिक्लाइन लेवल ऑफ द रियल वेजेस. अगर हम पुअर एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी की बात करते हैं, सो बेसिकली उस टाइम लेवल ऑफ जो रियल वेजेस था वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था. डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, उन्होंने उस टाइम पे एक रियल वेज इंडेक्स को इस्टेब्लिश किया था. 1800 1938 का जितना भी रियल वेज इंडेक्स था उन्होंने रिप्रेजेंट किया. अकॉर्डिंग टू दैट इंडेक्स, द रियल वेज इंडेक्स ऑफ लेबर्स 27 से 29% हो गया था ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो बेसिकली जितना भी रियल वेजेस थे, दे आर usually they are considered as the indicators of the poverty and stagnation of the Indian economy during the British period. Then the low standards of living. इंडिपेंडेंस के टाइम तक जो ओवरऑल स्टैंडर्ड था लोगों के लिविंग का वो बहुत ज़्यादा लो था. जो कॉमन फीचर्स है जो एवरेज इंडियंस को उन दिनों में फेस करना पड़ता था वो था कि उन्हें कई बार इनसफिशिएंट या फिर अनबैलेंस्ड डाइट मिलती थी, अनहाइजीनिक हाउसिंग फैसिलिटीज़ थी, जो क्लोथ्स थे उनके पास इनसफिशिएंट थे. देवर लैक ऑफ एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन नहीं था, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, सोशल सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जितनी भी और एसेंशियल फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो नहीं थी. क्लास एंड कास्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा होते थे. लैंड का जो उन्हें रेवेन्यू पे करना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा बर्डन था. डेट का बर्डन था फार्मर्स के ऊपर, और बहुत ज़्यादा लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट थी. सो ऑल ऑफ दीज रिजल्टेड इन द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस. देन द इकॉनमी वॉज रियली बैकवर्ड. जितनी भी अलग अलग पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने ड्यूरिंग द इंडियन इकॉनमी को रूल करते हुए बनाई थी, उसकी वजह से इकॉनमी जो थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी एज़ कम्पेयर टू दी अदर
इकोनॉमीज़. सो बेसिकली ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनसे इकोनॉमी बैकवर्ड हो गई थी? फर्स्ट वॉज द बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर. जो न्यू सिस्टम स्टार्ट हुआ था लैंड टेन्योर का, उससे फार्मर्स जो थे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गए थे. वो अपने आप को फुली डिवोट नहीं कर पाते थे टू दी फार्मिंग. ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते थे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस को लाने के लिए, जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो यूजुअली उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था. और जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते थे एग्रीकल्चर के, दे वर एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड. प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी जो भी एक पर्टिकुलर कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में होती थी वो लोएस्ट लेवल तक रिड्यूस हो गई थी, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो डेट में और ज़्यादा, उनका जो डेट थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए. देन इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी इंडिया में इम्प्लीमेंट की थी उनका मेन एम यही था कि रॉ मटेरियल इंडिया से वो चीप रेट पे लेके ब्रिटिश में भेजेंगे ताकि मैन्युफैक्चर हो सकें डिफरेंट गुड्स and they can get the raw material at the lowest cost. So in this way they exploited the India through a device of double exploitation. वो ब्रिटेन से वो बेसिकली गुड्स मैन्युफैक्चर करके इंडिया में ही महंगे करके बेचते थे. तो बेसिकली इंडियंस वर एक्सप्लॉइटेड एट द डबल रेट. वाई? बिकॉज रॉ मटेरियल्स भी सस्ते रेट पे जा रहे थे एंड फिनिश गुड्स भी महंगे इंडिया में बेचे जा रहे थे. देन देयर वॉज ए डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. जो बिगेस्ट लॉस था इंडिया को ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वो था डिक्लाइन ऑफ इट्स वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के ऐसे पॉलिटिकल मेजर्स लिए थे जिससे ये इंडस्ट्रीज़ जो है डिक्लाइन हो जाएं. जैसे ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ डिक्लाइन होने लग गई, इसकी दो एडवर्स इम्पैक्ट इंडियंस पे पड़े. फर्स्ट, जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत लार्ज स्केल पे होने लग गई और जो अनएम्प्लॉयड क्राफ्ट्समैन थे बेसिकली दे माइग्रेटेड टू दी विलेजेस. अर्बन एरिया से वो विलेजेस में आ गए थे, जिससे जो बर्डन था पॉपुलेशन का विलेजेस में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. नाउ दे वर इंडिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर. देन दी बैकवर्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स. नाउ बेसिकली जब हैंडीक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर था वो डिक्लाइन होने लग गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जो बर्डन था पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर पे इंक्रीज़ हो गया. ऑन दी अदर हैंड वी कैन से कि जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी इतना ज़्यादा नहीं कर रहा था. दोनों ही साइड से देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द पीपल बिकॉज बर्डन जो था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे था और एग्रीकल्चर वाज नॉट डूइंग सो गुड ड्यूरिंग दैट पीरियड. नाउ बैकवर्ड जो था इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर की वजह से आ रहा था उसमें बहुत सारे अनफेवरेबल चेंजेस आ गए. फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए विच वाज नॉट फेवरेबल it was not in the favor of India. Then relative contributions of different sectors to the national income. जो कंट्रीब्यूशन था डिफरेंट सेक्टर्स का नेशनल इनकम में वो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो चेंज हो गया. दो ऐसा कोई रिलायबल डेटा अवेलेबल नहीं है जिससे हम ये कंक्लूड कर सकें कितना कंट्रीब्यूशन था डिफरेंट सेक्टर्स का नेशनल इनकम में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. बट स्टिल इफ़ वी लाइक सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इट कैन easily be concluded that it had contributed the largest share to the national income. जो एग्रीकल्चर था सबसे ज़्यादा मेजर शेयर एग्रीकल्चर का ही था नेशनल इनकम में. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का टू द नेशनल इनकम इट वाज ऑलमोस्ट 75% एंड स्लोली इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. इट बिकम 55% इन द नेक्स्ट ईयर एंड स्लोली इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग. देन पुअर स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो बहुत ज़्यादा पुअर स्टेट में थे. ब्रिटिशर्स ने कभी भी एफर्ट्स नहीं लिए जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंडिया में हम इम्प्रूव कर सकें. हेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो थी फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, वो सब बहुत ज़्यादा पुअर थे. पावर अवेलेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा इनएडुकेट थी, तो कोई भी इफ़ेक्टिव मेजर्स बेसिकली ब्रिटिशर्स ने नहीं लिए थे. कंडीशंस ऑफ रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट वाज आल्सो नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत कम डेवलपमेंट हुआ था टेलीकम्युनिकेशन में. Then at the time of independence in 1947, India had a rudimentary telecommunication system compared to the world standard. ब्रिटिश रूलर्स ने बेसिकली एज ओल्ड वेल नेट और वेल डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में था उनका कॉलोनियल इंटरेस्ट था. एजुकेशन को इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. हेंस जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी. बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस
जब ये डेटा कलेक्ट किया गया ओनली 17% people were literate. So overall the level of infrastructure of Indian economy was very weak. So development जितनी भी developmental activities होनी चाहिए थी उन सब का burden Indian economy bear नहीं कर सकती थी. Then इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी. जब पार्टीशन हो गया इंडियन इकोनॉमी का उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी में. फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वॉज परसुइंग द पॉलिसीज ऑफ डिवाइड एंड रूल इन इंडिया. सो बेसिकली जब पार्टीशन हो गया कंट्री का उसके क्या इम्पैक्ट पड़े. फर्स्ट वॉज द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटीरियल. पार्टीशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी रॉ मटेरियल की. लाइक जूट मिल्स ऑफ कैलकाटा, टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड अहमदाबाद, इन सब में रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी उस टाइम पे. सो एज अ रिजल्ट partition all the 112 jute mills remained with India while 75% of the jute growing area went to Pakistan. So raw material ही नहीं मिल रहे थे इन सारी इंडस्ट्रीज़ को. Then there was the food problems. Now West Punjab and Sindh were known as the food ग्रेनरीज ऑफ इंडिया. ये ऐसी दो जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड आइटम्स ग्रो किए जाते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन द एरियाज वेंट टू पाकिस्तान. नाउ बिफोर दिस बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम, पाकिस्तान बनने से पहले बर्मा भी सेपरेट किया गया था इंडिया से और उसमें भी बहुत ज़्यादा पैडी ग्रोइंग एरिया था. तो इसका बेसिक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि पार्टीशन के बाद इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ा. नियर अबाउट 2.5 to 3 million tons ऑफ फूड ग्रेन दे हैव लॉस्ट. सो इन दिस वे कंट्री जो थी उनका जो एक्सपोर्ट भी होते थे फूड ग्रेन्स उसकी भी लॉस जो है इंडिया को बियर करना पड़ा. देन लॉस ऑफ मार्केट. पार्टीशन की वजह से जो साइज़ था मार्केट का वो भी कम हो गया. देन लॉस ऑफ वेल्थ. इतने सारे डिस्टर्बेंसेस हुए, इतने राइट्स हुए, इतना ज़्यादा माइग्रेशन हुआ लोगों का. फाइनली इसकी वजह जितनी भी पार्टीशन थे, पार्टीशन में जितनी भी वेल्थ थी लोगों की वो ख़त्म होने लग गई. जैसे फॉर एग्जांपल उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, करोड्स ऑफ रुपीज़ की प्रॉपर्टीज़ थी, वो लॉस्ट हो गई या फिर दे हैव टू लीव दैट प्रॉपर्टी इन टू अ पर्टिकुलर कंट्री एंड दे हैव टू मूव टू सम अदर कंट्री. सो इन अकॉर्डिंगली जो लेवल था वेल्थ का वो कम हो गया. जितने ज़्यादा लोग थे मोस्ट ऑफ देम बिकेम होमलेस, अनएम्प्लॉयड एंड हेल्पलेस. सो बेसिकली इन सब का इम्पैक्ट पड़ा कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी पे. नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर योर ओन प्रैक्टिस. फर्स्ट, briefly explain the state of Indian economy at the time of independence. इंडिपेंडेंस के टाइम में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी इंडिया में. देन व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. जब हम एक बात करते हैं कि इकोनॉमी डेवलप कर रही है, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं जस्ट टू कंक्लूड दैट इकोनॉमी इज डेवलपिंग. इन सारे ही इंडिकेटर्स को यू नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स. दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन. थैंक यू.